जाएगा फिर। इसलिए जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ साथ में आप जो आप नोट डाउन कर रहे हैं उससे प्लस जो भी नोट्स हैं उसमें से साथ साथ में आप जरूर पढ़ते जाइए। हाँ, नोट्स ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नोट्स की ही समरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल लीगल नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज है। तो जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसको घर जाके आप नोट्स से पढ़ेंगे। हमारा सिस्टम कैसे होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा हम उसको फिर घर जा करके नोट्स से पढ़ेंगे। जो मैंने यहाँ आपको समझाया है वो वहां से पढ़ना है, और वो इंग्लिश है, सिंपल। आई थिंक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ सारे, हिंदी मीडियम कोई? नहीं, अरे नहीं, स्टिल नहीं पढ़ के देखा? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा पढ़ो बेटा। तो उसको जब पढ़ोगे ना अपने आप सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं हो। आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर की है, उसके बाद आप यहाँ पे आए हो। हाँ बेटा, ये ऑनलाइन वाले मेरा वीडियो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी क्लास ढंग से सेटअप करके गए नहीं ये लोग। तो मुझे अभी तो आप मेरी स्लाइड भी देख पा रहे हैं, वो भी थोड़ी कट होके ही दिखेगी आपको। उसमें से भी कुछ चीज़ें आप नहीं नोट कर पाएंगे, और वीडियो भी नहीं दिखेगा क्योंकि सेटअप ढंग से नहीं हुआ है। जब सेटअप ढंग से होगा तब आपको दिखना शुरू होगा। हाँ, तो आप साथ में पढ़िए बेटा, है ना? तो आपको नोट्स से पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। और जब नोट्स से साथ में पढ़ेंगे तो फिर साथ में आपको एक अच्छी लैंग्वेज, अच्छी वोकेबलरी भी मिलेगी। फिर एक ना बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, सर हमको डिट्टो वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना जो आपके नोट्स में है? सर हमको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना जो स्टडी मटेरियल में है? सर हमको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना जो बेयर एक्ट में है? अगर मैं हाँ कह दूं ना बेटा, तो भी नहीं लिख सकते। पर ये सवाल बच्चों को पूछने में बहुत मजा आता है। अभी देखना, अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूं ना, हर वीक में एक बार आएगा ही। मतलब आप देख लेना, हर वीक में एक बार ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपको आईसीआई मॉड्यूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं और जो मेरी स्लाइड्स हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन फिर भी क्या है भाई, एक्स्ट्रा भाई किसी के पास टाइम ज़्यादा हो तो क्या टाइम काटे नहीं कट रहा था, क्या करता मैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो आपने मॉड्यूल भी पढ़ना चालू कर दिया। बट नहीं पढ़ पाओगे, वो मुझे मालूम है ना। देखो, मुझे मालूम है आप नहीं पढ़ पाओ, मैं मतलब मेरे नोट्स पढ़ के आ जाओ, वो एक बड़ी बात हो जाएगी आगे चल करके। शुरू शुरू में तो सब ऐसा लगेगा, हाँ हाँ सर ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, और एक रेफरेंस बुक और बता दो। कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। आपको तो ये ढंग से नोट कर लो, ये अच्छे से पढ़ लो, नोट्स की रीडिंग कर लो, और इसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब डे 1 पे सिर्फ डे 1 का रिवीजन होगा, और डे 5 पे 1 to 5 का रिवीजन होगा। सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। जब क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ आगे बढ़ोगे तो पुराना रिवाइज बहुत क्विकली होगा, और अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये सब एकदम ठीक ढंग से काम करेगा। नहीं तो बाद में फिर क्या होगा, बहुत सारा जब हो जाएगा। शुरू में क्या लगता है इतना सा पढ़ लेंगे, इतना सा पढ़ लेंगे, एक दिन ये बहुत हो जाएगा, फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर ली थी बेटा। नोट्स से साथ साथ में पढ़ते चलें, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स अवेलेबल है, उस पर ओटीपी नहीं आता है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बैकएंड से वो अप्रूव हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर हो जाओगे तो नीचे फिजिकल कॉपी ऑफ नोट्स भी आपको मिल जाएगी, तो दोनों चीज़ें आपके पास रहेगी। हाँ, स्मॉल कंपनी के लिए हमने टर्नओवर कितना बोला था? 20 करोड़ या उससे ज़्यादा। मतलब कितना हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? अप टू 20 करोड़ तक हो सकता है, बट 20 करोड़ 1 रुपए नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इस लिमिट को बढ़ा सकती है, और बढ़ा करके कहां तक ले जा सकती है? 100 करोड़ तक ले जा सकती है। पेड अप कैपिटल ये कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट 2 करोड़ चलेगी, बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं चलेगी। और मैक्सिमम गवर्नमेंट इसको कहां तक बढ़ा सकती है? 10 करोड़। फिर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी जो है स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है, पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी।
Section 8 company cannot be a small company. Subsidiary company cannot be a small company. Holding company cannot be a small company. ये सारी बातें हमने पढ़ी थी. एक निमोनिक भी हमने पढ़ा था. वीडियो नहीं आएगा मेरा, तो हर्षित को बुलाओ ना. कहाँ है वो? ये भी कट रहा है, देखो नीचे से. हाँ तो हर्षित को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट सफर करेंगे फिर आज. रिकॉर्डिंग भी ऐसी होगी फिर, वो बाद में भी देखेंगे तो भी यही दिखेगा. तो एसपीएट स्टेट हेडक्वार्टर्स कैन नॉट बी स्मॉल, ऐसा हमने एक निमोनिक भी इसके बारे में पढ़ा था. चलो सब्सिडरी कंपनी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था ना लास्ट में. नहीं, सब्सिडरी कंपनी के बारे में हम अगर पढ़ें तो सबसे पहली बात, सब्सिडरी कंपनी को हम ये बोलेंगे इफ अनदर कंपनी, अगर कोई दूसरी कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर्स, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, चाहे ये वोटिंग पावर इक्विटी शेयर से आए, चाहे ये वोटिंग पावर डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर से आए, चाहे ये वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आए. यूजुअली आप जानते हो ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट होता है, नहीं होता है? यूजुअली नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है. वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है, वो हम सेक्शन 47 में पढ़ेंगे बाद में. ओके. फिर डीवीआर क्या होता है सर, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, वो सेक्शन 43 में हम आगे पढ़ेंगे. वो आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी. अभी तो आप ये याद रखो, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो चाहे वो इक्विटी शेयर के थ्रू हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के थ्रू हो, चाहे ये वोटिंग पावर डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. सर अब इनडायरेक्टली हो इसका क्या मतलब है? बेटा इनडायरेक्टली हो इसका मतलब ये है, हाँ, कि हमारी सब्सिडरी के पास जो शेयर है वो भी गिने जाएंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे शायद आपको बात समझ में आएगी. पर इज आस्किंग सर वोटिंग राइट या शेयर कैपिटल, पर बेटा यहां पर वोटिंग राइट्स आएंगे, शेयर कैपिटल नहीं आएगी. फियांशु, नहीं प्रियांशु नहीं, फियांशु ही है. फियांशु बेटा जो डाउट है यहां पूछो ना. पहेलियां क्यों बूझ रहे हो, मेरा डाउट क्यों नहीं सॉल्व करा? डाउट पूछो बेटा. डाउट है तो डाउट पूछो. ईदर डायरेक्टली और थ्रू सब्सिडरी. अब ये और थ्रू सब्सिडरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं. देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो देयर इज अ कंपनी विच इज कॉल्ड ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड की 40% वोटिंग पावर है. तो क्या ऐसे केस में जो बी लिमिटेड है वो एक सब्सिडरी बन जाएगी? क्योंकि हमको कितने वोटिंग पावर चाहिए, आधे से ज्यादा. अच्छा चलो हटाओ, अगर ये एग्जैक्ट 50% है तो क्या तब ये सब्सिडरी बन जाएगी? नहीं, तब भी ये सब्सिडरी नहीं बनेगी. अच्छा एक कंपनी और है जिसका नाम है सी लिमिटेड. इस सी लिमिटेड के 70% शेयर्स वोटिंग पावर, यूजुअली शेयर्स होते हैं तो वोटिंग पावर भी होते हैं यूजुअली, इसके 70% वोटिंग पावर किसके पास में है? ए के पास में है. ठीक है. अब ए के पास में है तो बताओ क्या सी लिमिटेड एक सब्सिडरी है? हाँ डेफिनेटली सी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है. अब सी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, तो फिर पता पड़ा सी लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 5% शेयर हैं. क्या बी लिमिटेड सी लिमिटेड की सब्सिडरी है? बी लिमिटेड सी लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं है. लेकिन अब क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है? हाँ,
क्योंकि 50% शेयर तो उसके पास डायरेक्टली हैं और 5% शेयर्स उसके पास इनडायरेक्टली हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 55%, और ये आधे से ज्यादा हो गया। तो बस यही बात बेटा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, और हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ईदर डायरेक्टली और थ्रू सब्सिडरीज। हाँ बेटा, वोटिंग पावर चाहिए हमको, तो सीधी बात है, अगर प्रेफरेंस शेयर वोटिंग पावर वाले हैं तो गिने जाएंगे, नहीं है तो नहीं गिने जाएंगे, इट इज दैट सिंपल। ओके, यार इन लोगों को बोलो मेरी क्लास को भी थोड़ा सीरियसली ले लें। हाँ मतलब सब चले जाते हैं छोड़ छाड़ा कि तुम्हारा मन पड़े पढ़ा लो, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। आप लोग ले लेना कम से कम, मुझे सीरियसली ये लोग तो नहीं ले रहे हैं। 5-10 मिनट हम लेट भी चालू कर दें, नहीं तो फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह जाए फिर। चलो ठीक बात है सर, स्क्रीनशॉट ऑफ, अच्छा पियांशु ने मुझसे डाउट पूछा इनकम टैक्स का व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोला बेटा टैक्स की फैकल्टी से पूछो, तो बोलता सर आप उनका नंबर आप दो। अब भाई उनको उनका नंबर शेयर करना है नहीं करना है मुझे क्या पता है, कैसे शेयर कर दूं बेटा मैं, है ना। तो आज आज उनका लेक्चर लगेगा बेटा, तो उनसे पूछ लेना, उनसे उनका नंबर भी मांग लेना, मेरा लिख लो, मेरा नहीं हो तो 98930, अच्छा मुझे तो व्हाट्सअप किया ही था इसने। हाँ हाँ हाँ, नहीं किसी के पास नहीं हो तो लिख लो 98930। 98930 लिखूं, अरे सुन के लिख लो ना यार। 40600, 40 600, एकदम बढ़िया राउंड फिगर नंबर है, 40 600, 40600। कम से कम 1 लाख लोगों के पास ये नंबर है, लोगों को किधर भी कोई नंबर भरना होता है फर्जी तो मेरा डाल देते हैं। पर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इस सब से, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि सबसे अच्छा आप क्लास में पूछें। तो सबसे अच्छा यहाँ बैठे हुए बच्चे यहाँ पूछें, जो ऑनलाइन में हैं वो यहाँ पे मुझसे ऑनलाइन में पूछे। बेटा फियांशु आई एम सॉरी, टैक्स से डाउट मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो पूछ लें यहीं कहीं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, बट फिर वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन उतना मज़ा नहीं आता है। ओके, हाँ बेटा। चलो 1 मिनट, आप क्या कह रहे हो, अपन एग्जाम्पल फिर से बना के देख लेते हैं। 70, नया एग्जाम्पल बनाए एक। हाँ, 30%, मतलब ये 70 को 30 कर दूं क्या? बचा हुआ 30 में से 5%, ये जो 30% है ये किसके पास है? नहीं नहीं नहीं, वो उसको वापस आप एक बार, अपन ढंग से एग्जाम्पल बना लेते हैं बेटा, सुनो सुनो नहीं नहीं सुनो सुनो, सी लिमिटेड के 30% शेयर की बात चल रही ना, ये किसके पास है आप बताओ, इसमें से 5% किसके पास है? अच्छा वो किसके पास है? अरे ये तो पब्लिक के पास है, ये पब्लिक के पास है, ये राम श्याम राधे श्याम सीता गीता रीटा। 30 में से 5% बी के पास हो, बेटा सी तो वैसे भी सब्सिडरी बन चुकी है। नहीं 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 नहीं, ये आपका डाउट अलग है। तो 1 मिनट 1 मिनट, समझो मेरी बात, नहीं आपको आ गया, पर उनको, आपके लिए मैं एक नया एग्जाम्पल बना देता, आपके लिए मैं एक नया एग्जाम्पल बना देता हूँ कि ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी, अपन शुरू से पूरा एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। अब आप मुझे बताते जाओ ए के पास बी के कितने परसेंट शेयर हैं? 50 है, ठीक है बिल्कुल है, डन। ए के पास सी के हैं क्या कुछ? 70 जो मैंने बोला था वही है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि अगर बी के पास सी के 5% शेयर होते ना इस सिचुएशन,
अच्छा ये 30%, ये 30% बी के पास हो अगर अभी, अब समझ, इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी पहले भी क्या थी, सब्सिडरी ही थी, और ये 30% शेयर, मतलब अब यहाँ 50-60 जो भी इस 30% शेयर के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो 2 मिनट के लिए ये 50 नहीं ये 60 होता, ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है कि बी भी अपनी सब्सिडरी है और सी भी सब्सिडरी है। अब सी को हम सब्सिडरी नहीं बोलते, हम सी को बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। सी को क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, क्योंकि 70% शेयर तो हमारे पास हैं और 30% शेयर हमारी सब्सिडरी के पास हैं। इसको मैं काट पीट करके ढंग से लिख देता हूं, 60। बी भी हमारी सब्सिडरी है, तो हमारी सब्सिडरी के पास बी 30 है, तो पूरे 100 हो जाते। बट इससे कहीं डिसीजन मेकिंग पे कोई असर नहीं आता कि ये सब्सिडरी है कि नहीं है। ओके चलो बेटा, वेरी गुड, कीप आस्किंग, डाउट पूछते रहा करो, उससे अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। बट ऐसे जबरदस्ती भी नहीं पूछना कि चलो चल, ऐसे नहीं, पूछते रहो बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, फियांशु को डाउट पूछ लो बेटा, देखो शर्माओ मत बिल्कुल भी। अच्छा, दर्शन इज आस्किंग सर कैन सी स्टिल होल्ड 5% आफ्टर बी होल्ड्स इट्स 30%। हाँ बेटा, कोई किसी के भी क्रॉस होल्डिंग रख सकता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे कि सब्सिडरी अपनी होल्डिंग में शेयर नहीं खरीद सकती है। बाकी क्रॉस होल्डिंग किसी की किसी में कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सब अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दर्शन सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड द क्लास जस्ट बाय ऑडियो, प्लीज कॉल समवन फॉर द एरर। नहीं, वीडियो तो आ रहा होगा ना मेरी स्लाइड का, मेरा नहीं आ रहा होगा बस। जूम पीपल, मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? आज का दिन तो मेरा इसी में चला जाएगा। हाँ दिख रही है बेटा, दिख रही है बेटा, मैं नहीं दिख रहा हूँ बस, तो अब ठीक है, आज मेरे बिना चला लो। हाँ वो आज सब बेटा यहाँ स्टाफ ने सब गड़बड़ कर दी है। अच्छा आप मुझे देखते हो तो डाउट्स आते हैं, अब मैं क्या करूँ मतलब, आज बेटा चला लो प्लीज, ऐसे मैं क्या करूँ बेटा, मुझे आता नहीं है, पता नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो मुझे सीखना पड़ेगा या तो। चलो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यार, आपने हिंदी पिक्चर तो देखी होगी, थोड़ी पुरानी वाली, आजकल तो अलग अलग टॉपिक पे बनती है। तो उसमें क्या होता था, एक होता था हीरो, साउथ इंडियन मूवीज में आज भी वैसा ही होता है जैसा पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था। एक हीरो होता है, एक विलन होता है। विलन की हमेशा इच्छा होती है कि हीरो को कंट्रोल कर ले। उसके पास दो रास्ते, मतलब विलन बन जाए होल्डिंग कंपनी और हीरो बन जाए सब्सिडरी। वन हु कंट्रोल्स इज होल्डिंग एंड वन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड इज सब्सिडरी। तो पहला रास्ता तो ये है कि विलन हीरो के पास जाए, उसको दो घूंसे मारे और रस्सी से बांध दे उसको, ये बन गया कंट्रोल। विलन हीरो के पास जाए, हीरो को मारे और बांध दे। ऐसा नहीं होता सर, वो हीरो ऐसा मारेगा टप्पा खा के विलन वापस ऊपर आएगा। ये वाली चीज अपन साउथ इंडियन पिक्चरों से ही लाए। बाउंस बैक मतलब फिजिक्स को धता बता दी उन्होंने। आप देख लेना, किसी को फेंक के देख लेना, मतलब कसम से नहीं हो आता है वापस। ये मारता और जितना गिरता उससे डबल ऊपर जाता है उसके बाद। मतलब क्या विलेन है कि टेनिस की बॉल है? और वो ऐसे तो डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, इन शॉर्ट डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर विलेन के पास एक दूसरा बहुत अच्छा रास्ता होता है, हीरोइन को पकड़ के ले आता है, वो किडनैप कर लेता है और फिर उसके बाद हीरो को बोलता है कि अब तू आ जा और मेरे इशारों पर तू काम करेगा अब। तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। अब कंपनी को कंट्रोल करने के भी यही दो रास्ते हैं, या तो उसकी शेयर होल्ड कर लो। सर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल करना चाहता हूं, वेरी सिंपल, आपके पास 6-7 लाख करोड़ रुपए हैं, तो बाजार से, अरे यार वो हमारा ये सब बिगड़ गया आज सेटअप। तो अभी क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये आ रही कि वो कंट्रोल कैसे करेगा यार। या तो आपके पास 7 लाख करोड़ रुपए हो तो जाके रिलायंस के आप 50-60% शेयर खरीद लो, 12 लाख करोड़ की कंपनी है, 60% शेयर कितने के आएंगे, 7-7 सवा 7 लाख करोड़ के आएंगे, जाओ और खरीद लो। दूसरा रास्ता यहां पर क्या है, छोटी कंपनी के लिए भी यही है, बड़ी कंपनी के लिए, शेयर तो हम नहीं खरीद पा रहे। दूसरा, यू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लें। तो अब मुझे इस कहानी को बीच में छोड़ के एक नई कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। नई कहानी ये है कि प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही बंदा होता है, उसी का पैसा लगा होता है, वही कंट्रोल भी करता है, वही सारे डिसीजन भी लेता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, जो ओनर्स हैं कंपनी के ओनर्स, वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। बताओ किधर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर जामनगर में कि पूरे हिंदुस्तान में स्कैटर्ड हैं? बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में उसके शेयर होल्डर बिखरे हुए हैं। मैं भी हूं उनमें से एक। आप पूछो मुझसे सर करते क्या है? रिलायंस के मालिक हूं भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पूरी देश दुनिया में उसके शेयर होल्डर बिखरे हैं। अब डिसीजन लेने के लिए आप हर बार शेयर होल्डर को तो नहीं बुला सकते। कोई भी डिसीजन लेना है आपने, भाई मैं जाके तो रिलायंस का बिजनेस चलाता नहीं हूं, मैंने तो मुकेश भाई को बोला तुम देख लिया करो यार, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो क्या यहाँ क्लासेस में बिजी रहता हूँ। तो वो देख लेते हैं, और उनको नीता भाभी जी को भी बोला है, वो भी देख लेती हैं थोड़ा। डायरेक्टर है, शी इज डायरेक्टर, और 2 4 5 10 15 लोग हो रहे हैं, उन सबको मैंने बोला तुम देख लिया करो। अब वो रोज रोज मुझसे पूछना है कि अरे सर ये क्या करें, एक नई रिफाइनरी स्टार्ट करना है, क्या करें, जियो के नए टावर लगाना है, क्या एक्सपेंशन क्या करें। अरे मैंने बोला यार देखो, मुझे बार बार परेशान मत किया करो, तुम लोग आपस में ही डिसीजन ले लो। तो दो लेवल पे डिसीजन होते हैं। बड़े डिसीजन सारे शेयर होल्डर लेते हैं, डायरेक्टर कौन बनेगा, ऑडिटर कौन बनेगा, क्या हम कंपनी का नाम या रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं, क्या हम कंपनी के ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर देना चाहते हैं। ऐसे सारे जो बड़े बड़े डिसीजन है ना बेटा, ये सारे बड़े बड़े डिसीजन कौन लेता है? शेयर होल्डर। उसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, फिर वो मीटिंग में सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता भी मिलता है उधर, फिर वोट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन होता है। आजकल ई वोटिंग भी होती है और पोस्टल बैलेट से वोटिंग भी होती है। तो वो सब करके, स्लाइड कट तो नहीं होगी ना, पूरी दिखेगी? ओके, थैंक यू। अरे अब फियांशु बेटा आप डाउट पूछ लेना, अब मैं आ गया प्लीज। तो अब क्या हो गया कि सारे शेयर होल्डर आएंगे, मीटिंग होगी, जरा ढंग से काम होगा, सिस्टमेटिक, कोई मतलब टेंशन वाली उसमें बात नहीं है। पर इससे जो छोटे डिसीजन होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं लेते हैं, इससे छोटे डिसीजन लेता है डायरेक्टर। डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेता है। तो मालूम पड़ा 5 डायरेक्टर है, तो पांचों को मिला के क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और उसमें डिसीजन लिए जाते हैं। बड़े डिसीजन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन। छोटे डिसीजन कहाँ होते हैं? बोर्ड मीटिंग में। शेयर होल्डर की मीटिंग में दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। कभी सुना है आपने? ऑनलाइन पीपल सुना है कभी ऑर्डिनरी और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन? तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कब मानते हैं? जब आधे से ज्यादा वोट फेवर में ढल जाएं। कितने वोट? आधे से ज्यादा। जैसे 50.005% वोट भी फेवर में डल गए तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। 51% फेवर में डल गए तो भी बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास हुआ मानते हैं? किसी को पता है? हाँ टाइप करो, यहाँ टाइप भी करो, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो टाइप करो बेटा। आप लोग बोलो कितने? एग्जैक्टली 75% और मोर। एक में 50 का कट ऑफ है, एक में 75 का कट ऑफ है। हाँ 75 को हिंदी में 75 कहते हैं, शायद नहीं पता हो आपको। पता है? अरे वाह। तो वहां 50, ऑर्डिनरी में 50 नहीं चाहिए, 50 से ज्यादा चाहिए। और स्पेशल में एग्जैक्ट 75 भी चलता है, और मोर देन 75 भी चलता है। स्पेशल में एग्जैक्ट 75 भी चलता है और मोर देन 75 भी चलता है। समझे आप इस बात? सर तो हम कौन सा पास करें, ऑर्डिनरी की स्पेशल? जैसा कंपनीज एक्ट के अलग अलग सेक्शन में बताया हो। जहां ऑर्डिनरी लिखा है वहां ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जहां स्पेशल लिखा है वहां स्पेशल करना पड़ेगा। तो ये आधे वोटिंग 50% पे सब्सिडरी क्यों मान रहे हैं, इस बात को समझो आप जरा। 50% पे हम इसको क्यों सब्सिडरी मान रहे हैं? क्योंकि अगर मेरे पास एक कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो क्या मैं अकेला, मैं एच लिमिटेड आप एस लिमिटेड, मेरे पास आपके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, क्या मैं अकेला अपने बलबूते पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा सकता हूं? चैट में भी टाइप करो, इधर बोलने वाले बोलो भी बेटा। क्या है? मैं अकेला, मैं एच लिमिटेड आप एस लिमिटेड, मेरे पास आपके 55% शेयर, मैंने फेवर में वोट डाल दिया, बचे हुए 10,000 शेयर होल्डर के पास मिला के 45% शेयर है,
उन 10,000 लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाल दिया, पास हुआ कि नहीं हुआ? बाकी दुनिया जाए तेल लेने, मैं अकेला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा सकता हूं। क्या मैं अकेला स्पेशल पास करवा सकता हूं? इधर चैट बॉक्स, क्या मैं अकेला स्पेशल पास करवा सकता हूं? नहीं पास कर। तो बेटा मैं आप लोगों को हर बार अलग अलग थोड़ी बोलूंगा, जैसे ये जवाब देते जा रहे हैं ऐसे आपको भी धड़ाधड़ जवाब देते जाना है ना? ये फिर सूजल क्यों तुमने लॉगिन करा, बाहर हो जाओ ना। ये यहाँ बैठा हुआ बच्चा और ये ऑनलाइन में भी पढ़ रहा है साथ, फीस डबल लगती है उसकी, हाँ। चलो, तो अभी क्या हुआ कि मैं आपको पूछ रहा था कि मैं अकेला स्पेशल स्पेशल तो पास नहीं करवा पाऊं। चलो ये हटाओ, क्या मेरे बिना कोई और स्पेशल पास करवा लेगा? मेरे बिना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पावर है और स्पेशल रेजोल्यूशन में मेरे पास डिस्ट्रक्टिव पावर है। अगर कोई मैं नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। मैं तो सीधा बोलूंगा हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। वेरी सिंपल। तो इनडायरेक्टली वो पावर भी आ गया। अच्छा, रियल लाइफ में तो अगर मेरे पास 55% शेयर है ना, तो मैं अकेला स्पेशल भी पास करवा सकता हूँ। क्योंकि वो जो 10,000 शेयर होल्डर हैं उसमें से 5-6 हज़ार या 8 हज़ार तो आएंगे ही नहीं मीटिंग में। और जो 50-75 गिनते हैं ना, जो आए हैं और जो वोट डालते हैं और जिनका वोट वैलिड होता है उसमें से गिनते हैं। जो नहीं आए, अभी डेमोक्रेसी में भी तो यही होता है भाई। एक्स पार्टी के उम्मीदवार को 100 वोट मिले, वाई पार्टी के उम्मीदवार को 101 वोट मिले, टोटल वोट पड़े 201, जबकि वोटर थे 500। तो क्या इससे विधायक सांसद चुन लिया जाएगा? अरे चुन लिया जाएगा ना बेटा। जो नहीं आए उनको तो हम गिनते ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 55 से मैं अकेला स्पेशल भी पास करवा सकता हूँ, क्योंकि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, आते ही नहीं मीटिंग में। अब नाश्ता करने बेंगलोर जाओ, एक ही तो अट्रैक्शन मीटिंग में सब ले दे के कि क्या करवाएंगे, नाश्ता, बाकी तो कुछ खास है नहीं। अब बेंगलोर के फ्लाइट के टिकट कराओ, वहां जाओ आओ, क्या जाता ही नहीं। बट थैंक्स टू ई वोटिंग एंड पोस्टल बैलेट वोटिंग, जिससे कुछ लोग फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करने लगे। तो बेटा इसलिए ये 50% का कट ऑफ है। अच्छा, अब अगर आपके पास शेयर नहीं है ना, तो भी आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? अगर उसके डायरेक्टर्स आपकी सुनते हो। मैं एच लिमिटेड, आप एस लिमिटेड, मेरे पास आपका एक भी शेयर नहीं है तो आप मेरी सब्सिडरी नहीं हो। लेकिन आपकी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, पांचों अपने पट्टे हैं, पांचों को मैं बोलता हूं सेट अप, खड़े हो जाते हैं, सिट डाउन, बैठ जाते हैं, ऐसे इशारों पे नाचते हैं बिल्कुल। मैं बोलता हूँ फेवर में वोट करो बोर्ड मीटिंग में, तो फेवर में। मैं बोलता हूँ अगेंस्ट में वोट करो, तो अगेंस्ट। बहिष्कार कर दो मीटिंग का, बहिष्कार। मेरे हिसाब से चलते हैं। ओके, स्पेशल एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, मेरे हिसाब से ये सब लोग चलते हैं। तो यार आपके सारे मेजर डिसीजन जो होंगे, बड़े बड़े कई सारे डिसीजन, वो तो मेरे कंट्रोल में आ गए। मेरे पास एक भी शेयर नहीं है ना आपका, तो भी आप क्या बन जाओगे, मेरी सब्सिडरी कंपनी बन जाओगे। थियोरिटिकली ये बात 100% सही है, बट प्रैक्टिकली ये बात यूजलेस है। आपके डायरेक्टर मेरी क्यों सुनेंगे? आपकी कंपनी के डायरेक्टर मेरी बात क्यों मानेंगे भला? क्योंकि उनको अपॉइंट तो आपके शेयर होल्डर ने करा है ना। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। तो ढंग से काम नहीं करेंगे तो अगली बार शेयर होल्डर उनको हटा देंगे। अब जैसे गवर्नमेंट को किसने चुना है? हमने। तो गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी नहीं, तो अगली बार हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। पर गवर्नमेंट एक्चुअली हमारी बात तो सुनती नहीं। तो सर हम हटा देंगे, तो दूसरी लाओगे तो वो भी नहीं सुनेगी। तो रियल लाइफ में देखो, ये तो कभी मैंने आपको पहले ही बोला, ये कभी मत सोचना कि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या। 1 लाख में एक बार होता होगा, लेकिन सब होता है दुनिया में। कम होता होगा, बहुत कम होता होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता होगा, लेकिन सब होता है। तो प्रैक्टिकली इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। आप मेरे को बोलो कि सर जरा ऐसी सब्सिडरीज की लिस्ट बनवा दो जो डायरेक्टर्स के थ्रू सब्सिडरी बनी है, मुझे तो एक भी नहीं मालूम है। होगी, बट पॉपुलर नहीं है तो मुझे नहीं पता। ओके, गॉट द पॉइंट। तो सर एग्जाम में फिर हम ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे नॉट पॉपुलर।
लिखना पड़ेगा इसको। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप क्या कंट्रोल करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, यानी वो कैसा बना है उसको कंट्रोल करते हैं। और सर ऐसा कब मानेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में? जब आपके पास आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने या रिमूव करने का पावर हो। मैंने पूछा था आपके डायरेक्टर मेरी क्यों सुनेंगे, तो एक जवाब आया, आप ब्लैकमेल कर सकते हैं उनको, इलीगली ये कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ वही, ये पावर आएगा कहाँ से? ही तो सवाल आ रहा है बार बार कि भला आपके डायरेक्टर मेरी सुनेंगे क्यों? क्योंकि मैं उनको अपॉइंट करता हूँ। जो आपको अपॉइंट करता है आप तो उसी की सुनेंगे। अभी जैसे मैं अपने ऑफिस में एक स्टाफ रखूं, मैं अपॉइंट करूंगा तो वो मेरी सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा, सीधी बात है। तो वो मेरी क्यों सुनता है? वो मेरी इसलिए सुनता है क्योंकि मैंने उसको अपॉइंट करा है। ब्लैकमेल करके अपॉइंट करा है, तो ब्लैकमेल करके किसी को काम कराना वो तो इलीगल है, वो हम लॉ के आंसर में नहीं लिखेंगे। ओके, हाँ बेटा। हाँ, प्लस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो शेयर होल्डर करते हैं। ये आपके पास पावर आई कहां से आखिर? मेरे और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया होगा। मैं एच लिमिटेड हूं और आप एस लिमिटेड हो। जब आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ तो जो आपके प्रमोटर्स थे उन्होंने एच लिमिटेड को पावर दे दिया। शुरू में वही वही सारे शेयर होल्डर थे। उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज लिख दिया कि इस कंपनी के जो 5 डायरेक्टर हैं उसमें से 3 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एच लिमिटेड करेगी। ये जानते हुए भी जिसको शेयर होल्डर बनना है वही यहाँ शेयर होल्डर बने, और नहीं बनना है तो ना बने। अरे कोई चीज पहले से बता दो तो फिर तो वो काम कर ही सकते हैं ना। नहीं समझे आप? अरे मान लो हम सीए इंटर की फीस रखें 5 लाख रुपए, तो लूट मचा रखी है आपने, शिकायत कर दूंगा आपकी। अरे मैं डे वन बोल दूं कि ये 5 लाख है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकती है? लीगली अलाउड है ऐसा करना? हाँ। भाई मैं एक होटल खोलूं और मैं बोलूं यहाँ पे चाय 2,000 रुपए की मिलेगी। सर मोदी जी का भी चाय का बैकग्राउंड, आप ऐसा नहीं कर सकते। 2,000 की चाय मिलेगी, आग लगा देंगे सर आपके होटल में। हाँ हमारी 7 स्टार होटल है, हम बहुत स्पेशल तरीके से उसमें चाय बनाते हैं। इंग्रेडिएंट बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। हमारी इच्छा, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। बाहर बोर्ड लगाए ना। तो सिमिलरली आपकी और मेरी कंपनी के बीच एक अग्रीमेंट हो गया। आपने बोला कि आपके 3 डायरेक्टर मैं अपॉइंट करूंगा। मैं एच लिमिटेड हूँ, हाँ, मैं तरुण महाजन नहीं हूँ इस एग्जाम्पल में। तो आपकी कंपनी के साथ मेरा एक अग्रीमेंट हो गया और आर्टिकल में एक क्लॉज डाल दिया गया डे वन से। बस तो मेरे पास पावर टू अपॉइंट आ गया। थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई नहीं करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज समझ लो कि रियल लाइफ और लॉ को भी अलग अलग रख के देखना बेटा। जब भी आपके दिमाग में सवाल आए तो आप ये सोचना कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल पूछ रहे हो या लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों के जवाब अलग होते हैं। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे क्या सर इसकी सब्सिडरी बनती है, 100% बिल्कुल बनती है, आई एम क्वाइट श्योर। रियल लाइफ में रेयरली, हार्डली, बहुत कम होगी, मैं तो जानता ही नहीं हूं एक भी। ओके, प्रियांशु इज सेइंग सर बट लॉ के हिसाब से तो आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का राइट नहीं है ना। अच्छा वो वाले डाउट। हाँ तो मैंने कब कहा लॉ के हिसाब से? मैं तो कह रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने प्रीफिक्स नहीं सुना था, डिस्क्लेमर। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 20% शेयर से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं, पर एग्जाम में वो आंसर नहीं लिखना है बेटा। ओके, लीगली एजुकेशन पे आप इतना चार्ज नहीं कर सकते। अरे यार ये एक बार चेहरा देखना पड़ेगा प्रियांशु का तो मुझे। एक मिनट, इसने व्हाट्सअप करा था ना। चलो अभी क्लास के बाद देखता हूँ। एक पिंग करो ना, आपकी शक्ल देखना अच्छा है। यहीं तो नहीं बैठा है कहीं प्रियांशु? चलो बेटा, स्कूल्स में ये राइट टू एजुकेशन होता है ना। बाकी ऐसा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम यूजीसी से कोई ग्रांट नहीं लेते हैं। इसलिए हम जो चाहें वो फीस रख सकते हैं। हाँ उसके बाद आप में से एक भी नहीं आएगा, वो अलग बात है। हम 5 करोड़ रुपए फीस रखें, कौन रोकेगा? है ना बेटा, लॉ के मामले में कम से कम मुझे चैलेंज मत कर कि नहीं रख सकते, ऐसे कैसे रख? हमारी इच्छा है। चलो मैंने बोला फियांशु तभी क्लास ज्वाइन कर सकता है जब वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब आ जाओ, मंडे को देखता हूं मैं। हाँ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है,
पर्सन वाइज नहीं करती बट मार्केट वाइज तो करती हैं। मेरी इच्छा, अच्छा चलो मैं आप में से किसी को मना करना चाहूं कि आप इस एकेडमी में नहीं आएंगे, वी डोंट वांट टू गिव यू एडमिशन, डू वी हैव द राइट? कभी आपने कहीं बोर्ड पढ़ा राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड? यहां नहीं है बट कई जगह लिखा होता है। मतलब एक होटल है, आप उसमें गए, उन्होंने बोला सर आप नहीं आएंगे इस रेस्टोरेंट में, आप खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने बोला क्यों? बोले बस हमको आपके ऊपर शक है, पिछली बार कई कटलरी गायब हो गई थी आपके आने के बाद। वी डोंट वांट यू, आप दंगा कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग करा, ऐसा कोई भी लीगल इल्जाम धर दो। अरे तो रीजन तो इंडिया है, कुछ भी बन जाएगा। डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल, यू हैव द राइट। मैं स्पेसिफिक रीजन दे दूंगा कि ये बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहा है और दूसरे सब्जेक्ट डाउट भी मुझसे पूछ रहा है, तो ही इज टेकिंग लॉट ऑफ माय टाइम व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू चार्ज मोर। रीजन है, सिंपल है, राइट? चलो अपन अपने काम पे आ जाए, मस्ती ज्यादा हो गई आज। पावर टू अपॉइंट और पावर टू रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है क्या सर? किसमें बेटा, थोड़ा सा बताइए, कुछ क्या पूछ रहे हैं? इसमें एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल ही होगा क्या? नहीं बेटा, इसमें कुछ भी एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं, ये तो सीधा सीधा है, पावर टू अपॉइंट और पावर टू रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या है कि अगर 5 डायरेक्टर हैं तो आधा कितना हुआ? 2.5। 2.5 से ज्यादा चाहिए, 2.5 से ज्यादा कितना? 2.25। 3 डायरेक्टर अगर आपकी बात सुनते हैं, 5 में से 3 डायरेक्टर अगर आपकी बात सुनते हैं तो बोलेंगे यू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेंस दैट कंपनी इज योर सब्सिडरी। सर ऐसा क्यों, आधे से ज्यादा क्यों बोला? शेयर होल्डर मीटिंग में ना आपके वोटिंग पावर पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स मीटिंग में 1 डायरेक्टर 1 वोट होता है। चलो, शेयर होल्डर्स मीटिंग में वोटिंग पावर कैसे होते हैं? पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में। अगर मेरे पास ज्यादा शेयर है तो मेरे वोट को ज्यादा वजन मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर्स मीटिंग में कैसे वोट होता है? 1 डायरेक्टर 1 वोट होता है, ठीक है? ओके। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पावर टू अपॉइंट और पावर टू रिमूव लिखा है। आपकी कंपनी के 5 डायरेक्टर आपके शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, पर उसमें से 3 को रिमूव करने का पावर आपने मुझे थ्रू एन अग्रीमेंट दे रखा है। क्यों दे दिया ये पावर वो मुझे नहीं मालूम, बट हो सकता है मैंने आपकी कंपनी को बहुत बड़ा लोन दिया और लोन की कंडीशन रख दियो कि मैं आपके 3 डायरेक्टर को रिमूव करने की पावर चाहता हूं, लोन चाहिए, तो ये कंडीशन माननी पड़ेगी और आप मान गए। अब सीट नंबर 1 2 3 पे से बंदे हटाने का मुझे राइट है, बिठाया आप नहीं है पर मैं हटा सकता हूँ। बोर्ड मीटिंग के पहले मैं उनको बोलूंगा देखिए भाई साहब, ये जो रेजोल्यूशन रखा जाने वाला है आपको इसके फेवर में वोट डालना है, वोट नहीं डाला तो ये आपका आखिरी वोट होगा, इसके बाद फिर आप वोट कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप डायरेक्टर ही नहीं रहेंगे। हो सकता है ऐसा, ओके? ये है बेटा सब्सिडरी कंपनी। ओके, ये तो, अब इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी बोलता हूं, अब मुझे आपको उसके पहले एक बार ना बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी तो जाके मैं ये पढ़ा पाऊंगा। बॉडी कॉर्पोरेट, चलो कंपनी तो आपको, कंपनी की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 220, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब कोई पूछे व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो मैं आपको बताता हूं। सपोज दिस इज इंडियन, अरे वो वेन डायग्राम होता है ना, ये वो है। इफ दिस इज इंडियन देन दिस इज ह्यूमन। सर ये तो अंडा है। हाँ गलती से ऐसा हो गया वो, नॉन वेज एग्जाम्पल बन गया यार ये तो। ऑल इंडियंस आर ह्यूमंस,
बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट इंडियंस. डू यू अग्री? इंडियन होने और ह्यूमन होने में जो फर्क है वही फर्क कंपनी होने और बॉडी कॉर्पोरेट होने में है. इंडियन वर्सेस ह्यूमन एंड syllogism it is called. क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा, syllogism. ओके, थैंक यू. मुझे ये शब्द नहीं पता था. थैंक यू. थोड़ी सी मेरी वोकेबलरी बढ़ गई, आज इसको याद करता हूँ घर जाके. रुको. तो इंडियन और ह्यूमन होने में जो फर्क है ना बेटा, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होने में वही फर्क है. थैंक यू बच्चों. ये है कंपनी. जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ये सब कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में. कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. अब जैसे हम एग्जांपल लें कि जैसे एप्पल इनकॉर्पोरेटेड है या अल्फाबेट इनकॉर्पोरेट, गूगल तो ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट. या माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन INC है, या Amazon INC है. ये सब कहाँ रजिस्टर्ड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये भी कंपनीज है, लेकिन इंडिया में हम इनको कंपनी नहीं बोलते हैं. अमेरिका के लोग इनको कंपनी बोलेंगे, लेकिन हम इनको यहाँ बोलेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है. ओके, चलो अब आप मुझे बताओ, क्या TCS बॉडी कॉर्पोरेट है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यस और नो? जल्दी से जवाब दो बेटा, इस साइड चैट बॉक्स में भी. हाँ, हाँ, TCS बॉडी कॉर्पोरेट है और TCS कंपनी भी है. अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? यस. ओके, यहां भी यस मुझे मिल रहा है. और क्या ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? नो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है. ये डिफरेंस है बेटा. ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज. सर वैसे फिर भी बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन कैसे करेंगे? अरे वही, विच इज कंपल्सरीली रजिस्टर्ड, विच हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, which has a perpetual succession, transferability of shares, limited liability of members, common seal may also be there. वो बॉडी कॉर्पोरेट है. जो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी करे उसको क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट. डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, अब इनकम टैक्स में शायद आपको बताया गया हो कि डेफिनेशंस दो तरह की होती है, इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. अभी नहीं बताया तो आगे बताएंगे. एक तो होता है लिखा हो बॉडी कॉर्पोरेट मींस दिस डॉट 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 डॉट, तो वो तो हो गई इंक्लूसिव डेफिनेशन, जो लिखा है उसके अलावा और कुछ भी नहीं. और सॉरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, आई एम सॉरी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई वो. लेकिन अगर बोले कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, मतलब ये जो हम जिसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हैं ये तो है पक्के में, बट इसके अलावा कुछ और भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ना आपको पढ़ाएंगे इनकम पे लगने वाला टैक्स क्या है, इनकम टैक्स. तो सबसे पहले ये तो बताओ कि इनकम किसको कहते हैं, तो उस पर टैक्स लगाए. और जैसे मैंने आपको लोन दिया 5 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स वाला आ गया आपके घर, क्यों 5 लाख मिले टैक्स नहीं भरा? बोलो कि भाई साहब ये इनकम नहीं है, ये लोन है, दिस इज नॉट इनकम. तो पहले इनकम तो डिफाइन करो, तब तो उस पर टैक्स लगाएंगे. तो इनकम टैक्स में आपको पढ़ाएंगे, ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. डोंट टेक इट कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ कि इनकम की डेफिनेशन कैसी दी. इनकम मीन्स, और 25-50 पॉइंट नीचे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब में से कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ तो ये इनकम है. अगर वो 10 पॉइंट के बाद फुल स्टॉप लगा देते कि ये 10 में से कुछ हो जाए तो इनकम है, तो हम इतने कलाकार लोग हैं कि अपने को मिले हुए पैसे को साबित कर देते कि ये 11वें नंबर का पॉइंट है. इसलिए वो भी कोई काम नहीं है, उन्होंने भी लिख दिया इनकम इंक्लूड्स, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन. अगर वो लिख दिया इनकम मीन्स, तो वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाए. सरकार अपनी गर्दन बचाने के लिए डेफिनेशन कैसे रखती है? इंक्लूसिव.
बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया की तो है ही, बल्कि इंडिया के बाहर वाली भी इसमें शामिल है। हाँ, फॉरेन कंपनी कहते हैं उसको बेटा। इधर भी किसी ने पूछा है कि सर फॉरेन कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड देन विच स्टेब्लिशेज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे टेस्ला आई है तो वो क्या कहलाएगी ऐसे केस में? फॉरेन कंपनी। अच्छा, टेस्ला भी बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, क्योंकि दुनिया में कहीं भी बनेगी तो वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। पर वो कंपनी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। पर वो फॉरेन कंपनी है क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आई है। चाहे फिजिकली आए चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आए, इलेक्ट्रॉनिकली आ जाए तो भी उसको मानेंगे कि इंडिया आ गई। हाँ, मल्टीनेशनल, पर एमएनसीज का मॉडल अलग होता है। जिस देश में पहुंचते हैं वहां वो एक कंपनी और रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे मेमोरी बड़ी कमजोर एक तो मेरी, बार बार ये डोमिनोज जो कंपनी जुबिलेंट, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो भी लगा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स नाम की एक कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। और हिंदुस्तान में जितनी डोमिनोज की दुकानें चल रही है वो सब कौन चलाता है? जुबिलेंट फूड वर्क कंट्रोल करता है। तो अब ये जो यूएसए का डोमिनोज है, उन्होंने यहाँ ऐसे डायरेक्ट बिजनेस चालू नहीं कर दिया। क्योंकि उनको इंडिया आना था और बड़ा काम करना था, तो इंडिया में दे गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी। तो डोमिनोज तो पहली बात तो ब्रांड नेम है, वो कंपनी नहीं है। बट फिर भी अपने आम आदमी की भाषा में बोले तो डोमिनोज फॉरेन कंपनी नहीं है, डोमिनोज इज अ कंपनी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके। अमेजॉन फॉरेन कंपनी नहीं है, इट्स अ कंपनी, क्योंकि अमेजॉन इंडिया उन्होंने कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर करवा ली है। और फिर यहाँ कंपनी रजिस्टर करा के वो कंपनी फॉरेन कंपनी की फ्रेंचाइज बन करके और काम करती है, और फिर वो डाउनलाइन में सिटी बाय सिटी आगे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कर लेती, राइट? ये मॉडल होता है सारी फॉरेन कंपनीज के काम करने का। क्या उनको टेम्परेरी दुकान खोलनी हो, छोटा मोटा काम करना हो, तो दे डोंट गेट रजिस्टर हियर, क्योंकि फिर यहाँ की फॉर्मेलिटीज और यहाँ की लीगलिटी पूरी माननी पड़ती है। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, नहीं इंडिया में। इंडिया में रजिस्टर होना तो छोड़ो, उन्होंने सर्वर भी इंडिया में नहीं रखा है। जो आपके मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कि दोस्त को एक मैसेज आया और आपने बोला दिखाना क्या है, बोले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फॉरवर्ड करता हूँ मैं तुझे, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, उसने फॉरवर्ड कर दिया। और आपके फ्रेंड के व्हाट्सएप सर्वर में जहाँ कोई कोने में आपको जगह दे रखी है, वो स्टोर्ड है, वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार बार बार इसी बात पे इंसिस्ट कर रही है कि सर्वर इंडिया में रखो, ताकि कल को हमको कुछ करना हो तो हम यहीं जब्त कर लें उसको। अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी ट्विटर के खिलाफ भी सरकार बोल रही है, बैन तो लगा नहीं सकती। वो तो फिर आपको चाइना बनना पड़ेगा। चाइना में ना गूगल चलता है, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज बैंड, कंप्लीटली बैंड। उनके खुद का अपने अपने वी चैट चलता है उनका व्हाट्सएप की जगह। वो ताकि पूरी दुनिया के सामने उनकी कंट्री क्लोज रहे, कभी किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़े। वहां कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता गायब भी हो जाता है, दोबारा मिलता ही नहीं है। अपने अभी थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है ऐसा अभी, बट वहां तो फुल 100% ऐसा ही चलता है। अभी तो बेटा वो आपको EIS सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे कि इन सब के बैकअप रहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम ऑडिट है उसमें आपको पढ़ाएंगे कि ये कभी भी सर्वर एक जगह नहीं होते हैं, उनके सबके बैकअप सर्वर होते हैं। अब सर ऐसे तो बैंक का सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेरे तो पैसे ही चले जाए। मैं बोलूँ मेरे 20 लाख रुपए जमा थे, तो बैंक बोले सॉरी वो सर्वर सर्वर है नहीं तो। अच्छा, मैंने लोन ले रखा 50 करोड़ का, सर्वर गया, सोचो मतलब तबाही मच जाए। इन सब के बैकअप होते हैं, सेकंड बैकअप, थर्ड बैकअप, कंटिन्यूअस बैकअप, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑफलाइन सिक्योरिटी। सर्वर भी ऐसी जगह रखते हैं जहां भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, इन सब का खतरा कम हो, मिलिट्री ऑपरेशंस कम हो, और बहुत नॉर्म्स होते हैं उसको लेकर के, बहुत टफ चीजें होती है सब। अभी आया था न्यूज़पेपर में, अब आपने मुझे विषय से भटकाया तो चलो भटकते हैं थोड़ा सा, कि जो फ्लोरिडा स्टेट है अमेरिका का, वहाँ की जो एक सिटी है, नाम भूल गया, वहां पर एक हैकर ने एक साथ 10-15 हजार लोगों को मारने की कोशिश करी।
क्योंकि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटेड है। उसने उसका सिस्टम हैक कर लिया और जो केमिकल मिलाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसको, उसका लेवल इतना हाई करने की कोशिश करी कि अगर वो हो तो लोग पानी जहरीला हो जाए और मर जाए लोग। अभी लास्ट वीक की बात है। तो ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन से कुछ भी हो सकता है, मतलब हमको लोग ज़्यादा कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ढंग से काम ही नहीं करता है। हैकर हैक को लेवल बढ़ा दो तो मालूम पड़ा उधर से डिस्कनेक्टेड ही पड़ी हुई बॉटल वो केमिकल की। वो भी सिर पीट रहा अपना कि यार कैसे तो लोग हो यार तुम। और बहुत सारे डाउट आ गए सर। अरे रे, एक मिनट स्क्रॉल करना पड़ जाए, इतने डाउट आ गए सर। मतलब शॉर्ट में जो इंडिया के बाहर रजिस्टर होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट है और जो इंडिया में रजिस्टर होती है वो कंपनी। गलत। दुनिया में कहीं